ये है लाखों साल पहले का मार्स। घना वातावरण, सतह पर मौजूद बड़े बड़े पानी के समुद्र और गीली जमीन, और इन्हीं में से एक मार्स की एंशिएंट झील है ये, जिसमें आज लाखों साल बाद एक इंसानी रोबोट घूम रहा है। इसका नाम है स्पिरिट, नासा का मार्शियन रोवर, जिसे मंगल पर पानी और जीवन के निशान ढूंढने के लिए भेजा गया था। लेकिन क्या ये रोवर अपनी खोज पूरी कर पाया? वेल, इससे भी ज्यादा जरूरी है ये तस्वीर। ये मार्स की वो आखिरी कलर्ड इमेज है जो स्पिरिट ने ली थी, और इस इमेज में कुछ ऐसा रहस्य छिपा था जिसने लगभग 6 साल तक मंगल की सतह पर सफर करने वाले इस रोवर को एक ही झटके में खत्म कर दिया। लिटरली इसके बाद मार्स ने खुद इस पूरे रोवर को निगल लिया। लेकिन आखिर कैसे? और कैसे मंगल ग्रह के दानव जैसे कहे जाने वाले मार्शियन स्टॉर्म में इसके अंत से ठीक पहले उसे एक जीवन दान भी दिया था? एक ऐसा चमत्कार जिसकी मंगल जैसे बंजर ग्रह से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। वेल, आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह आप मेरे साथ YouTube पे जुड़े हुए हो, मैं चाहूंगा कि आप उसी तरह मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। ये है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके फॉलो कर लेना। जनवरी 2004, धरती से भेजा गया नासा का एक रहस्यमय स्पेसक्राफ्ट मंगल के वातावरण में एंट्री लेता है। इस वक्त इसकी स्पीड है 19,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तेज रफ्तार के कारण जैसे ही वो मंगल ग्रह की हवा से टकराता है, उसकी बाहरी परत आग जैसी जलने लग जाती है और बाहर की हीट शील्ड 1600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। इस मोमेंट को वैज्ञानिक कहते हैं EDL, यानी एंट्री, डिसेंट एंड लैंडिंग, जो मार्स पर जाकर उतरने के दौरान किसी भी स्पेसक्राफ्ट के लिए सबसे क्रिटिकल फेज होता है, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी भी गलती पूरे मिशन को तबाह कर सकती है। इसीलिए नासा ने इस मोमेंट को एक सटीक प्लानिंग के साथ डिजाइन किया। पहले पैराशूट खुला, फिर हीट शील्ड गिरा और तुरंत फिर स्पेसक्राफ्ट की हाई स्पीड को सतह से टकराने से रोकने के लिए रॉकेट थ्रस्टर्स एक्टिवेट कर दिए गए। लेकिन इसके बावजूद भी वैज्ञानिकों को अंदाजा था कि ये मंगल ग्रह की सतह पर एक हार्ड लैंडिंग करेगा, जो हार्ड लैंडिंग स्पेसक्राफ्ट में रखे स्पिरिट रोवर को डैमेज कर सकती थी। इसलिए इस फेज के लिए वैज्ञानिकों ने स्पेसक्राफ्ट में स्पेशल एयरबैग्स का कुशन सिस्टम डिजाइन किया था। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट सतह के करीब पहुंचा, तभी स्पेसक्राफ्ट को छोड़कर उसे चारों ओर से एयरबैग्स ने घेर लिया। लैंडिंग एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ये टक्कर काफी जोरदार थी। एयरबैग्स में लिपटा स्पेसक्राफ्ट इस टक्कर के बाद करीब 30 बार मंगल ग्रह की सतह पर उछलता है और आखिरकार जाकर एक समतल जगह पर रुकता है, बिना किसी डैमेज के। ये जगह होती है गुसेव क्रेटर, एक विशालकाय प्राचीन गड्ढा। वैज्ञानिकों की माने तो ये क्रेटर लाखों साल पहले पानी से भरी एक झील थी। स्पिरिट का मिशन था ये पता लगाना कि क्या मंगल ग्रह पर कभी जीवन मौजूद था, और अगर हाँ, तो क्या अब भी उसके कुछ निशान जमीन के नीचे छिपे हैं। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था। लैंडिंग के कुछ घंटों बाद ही स्पिरिट रोवर ने अपने सोलर पैनल्स खोले और पहली तस्वीरें धरती पर भेजी। एक वीरान, धूल भरी जमीन, दूर होराइजन पर फैले धुंधले पहाड़ और बिखरी चट्टानों की एक रहस्यमयी दुनिया। नासा ने इस लैंडिंग साइट को नाम दिया कोलंबिया मेमोरियल स्टेशन, उन 7 अंतरिक्ष यात्रियों की याद में जो साल 2003 में स्पेस शटल कोलंबिया हादसे में मारे गए थे। अब जरा एक बार स्पिरिट को ध्यान से देखिए। साधारण सा दिखने वाला नासा का ये मार्स रोवर एक इंजीनियरिंग मार्वल से कम नहीं है। 185 किलो वजनी, एक गोल्फ कार्ट जितना आकार, 6 पहियों पर चलने वाली ये मशीन अपने ऊपर लगे इस 360 कैमरा से मंगल की दुनिया को देखती है, और इसमें लगा ये एक मजबूत रोबोटिक आर्म उसे मार्स पर अलग अलग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से मार्शियन मिट्टी और पत्थरों पर स्टडी करने की कैपेबिलिटी देता है। इसके अलावा इसमें थर्मल एमिशन स्पेक्ट्रोमीटर, माइक्रोस्कोपिक इमेजर और चट्टानों को काटने वाला रॉक एबरेशन टूल जैसे इंस्ट्रूमेंट्स भी लगे हैं, जो मार्स की मिट्टी को एटॉमिक लेवल पर एनालाइज करने की क्षमता रखते हैं। वैसे यहाँ पर एक अमेजिंग फैक्ट ये भी है कि स्पिरिट को उसका नाम एक 9 साल की बच्ची सोफी कॉलिस के लिखे निबंध से मिला था, जिसमें सोफी ने बताया था कि कैसे मुश्किल वक्त में आसमान की ओर देखने से उसे उम्मीद मिलती है।
उसकी इस कहानी ने नासा को स्पिरिट नाम चुनने पर मजबूर कर दिया। अब जरा स्पिरिट की इस इमेज को देखिए। इस गड्ढे को पहली बार खुद स्पिरिट ने ही देखा था, जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया स्लीपी हॉलो। लैंडिंग साइट से महज 12 मीटर दूर ये जगह इसके लिए वो पहली जगह बनी जहां इसने जीवन के निशान ढूंढने के लिए अपनी सबसे पहली रिसर्च की, जो रिसर्च एड्रोनडैक नाम की चट्टान पर हुई। और जो वैज्ञानिकों को यहाँ मिला उसने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि मंगल के इस पत्थर में मौजूद थे खनिज जैसे मैग्नेटाइट, ओलिवाइन और पायरोक्सिन। और ये केमिकल्स अक्सर ज्वालामुखीय गतिविधियों के दौरान ही पृथ्वी पर बनते हैं। इन शॉर्ट कहा जाए तो मंगल पर इनकी मौजूदगी दिखाती है कि मंगल ग्रह पर भी कभी ज्वालामुखी विस्फोट होते थे और वो जियोलॉजिकली एक्टिव था। इनमें कुछ ऐसे संकेत भी थे जो दर्शा रहे थे कि इन खनिजों के निर्माण में पानी की भूमिका रही हो सकती है। इस खोज के बाद एक पल के लिए नासा और दुनिया भर के वैज्ञानिकों को लगा कि शायद वे सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और वो काफी करीब है मंगल ग्रह पर जीवन के निशानों की तलाश करने के। ऐसा जीवन जो हमारी कहानियों में मंगल की सतह पर लाखों साल पहले रहा करते थे, जिस समय मंगल भी पृथ्वी की तरह जीवन से भरा था। लेकिन मंगल ग्रह की जमीन किसी टेस्टिंग लैब जैसी सपाट नहीं थी। यहाँ की सतह उबड़ खाबड़ थी और चुनौतियां हर कदम पर स्पिरिट का इंतजार कर रही थी। और फिर कुछ अजीब हुआ, क्योंकि मंगल पर अपने 17वें दिन यानी कि सोल 17 21 जनवरी 2004 को अचानक स्पिरिट नासा के कंप्यूटर से गायब हो गया और उसके धरती के साथ के सभी कम्युनिकेशंस टूट गए। वैज्ञानिकों ने उस पूरे दिन कोशिश की ताकि वो किसी तरह से उसे वापस कांटेक्ट में ला सके और जान सके कि आखिर उसके साथ अचानक हुआ क्या। घंटों की मेहनत के बाद अगली सुबह वैज्ञानिकों को इससे आने वाला एक कमजोर सा सिग्नल मिला, जिससे यह कंफर्म हो गया कि रोवर अभी भी ठीक है, लेकिन कहीं कुछ गड़बड़ है। जांच में यह पता चला कि उसके मेमोरी में सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी है, जिससे वो बार बार खुद को रीस्टार्ट कर रहा था। अब नासा की टीम ने फौरन एक प्लान बनाया। पृथ्वी से करीब 225 मिलियन किलोमीटर दूर मंगल को रेडियो वेव्स के जरिए कुछ कमांड्स भेजे गए। एक ऑप्शनल मोड में बूट कराया गया, उसके बेकार डेटा को हटाया गया और पूरा सिस्टम रीफॉर्मेटेड किया गया। फाइनली काफी मेहनत के बाद अपने मंगल की सतह पर सोल 6 फरवरी 2004 को स्पिरिट दोबारा जमीन पर उठकर खड़ा हुआ। लेकिन अब जो होने वाला था ना, वो और भी भयावह था, क्योंकि अब मंगल की पथरीली जमीन रोवर के पैरों यानी पहियों पर हमला करने वाली थी। ये है वो कोलंबिया हिल्स, एक ऐसी जगह जो दूर से बस पत्थरों का ढेर लगती है, लेकिन स्पिरिट के लिए ये मंगल के सबसे बड़े रहस्य की पहली सीढ़ी है। ये हिल्स गुसेव क्रेटर के उस सपाट मैदान से बिल्कुल अलग है जहां स्पिरिट ने अपनी जर्नी शुरू की थी। यहाँ की जमीन ना अनइवन है ना प्रेडिक्टेबल है, बल्कि हर मोड़ पर कुछ अलग है। नासा को उम्मीद है कि अगर मार्स के पास्ट में कभी पानी रहा होगा तो उसका सबसे पक्का सबूत इन्हीं टीले नुमा चट्टानों के अंदर दफन होगा। स्पिरिट अब इन टीलों की ओर आगे बढ़ता है। ये एक उबड़ खाबड़ रास्ता है जहाँ स्लोप्स, रेत के ट्रैप्स और तेज चढ़ाइयाँ मौजूद है, पर फिर भी हर मुश्किल का सामना करते हुए स्पिरिट मार्स के हर इंच को पार करता है और धीरे धीरे चढ़ाई करता जा रहा है। सोल 159 पर वैज्ञानिकों को स्पिरिट की वर्किंग में कुछ गड़बड़ी महसूस होती है। इंजीनियर्स नोटिस करते हैं कि उसके आगे के दाएं यानी राइट पहिए काफी टाइट चल रहे हैं, जिसके चलते वो पहले से 3 गुना ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है। यानी या तो पहिए में कुछ फंसा हुआ है या मोटर खराब हो रही है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिक करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर मौजूद इस रोवर को फिजिकली रिपेयर नहीं कर सकते थे। काफी दिनों के मेहनत के बाद भी जब स्पिरिट का ये पहिया ठीक नहीं हो सका, तब नासा के वैज्ञानिकों ने एक तरकीब लगाई और पूरे रोवर को उल्टा चलाना शुरू किया, यानी पीछे की ओर। ऐसा करने से उसका डैमेज्ड पहिया अब बस रोवर के साथ खींच रहा था और अब उस पर इतना दबाव नहीं था। बाकी बचे 5 पहिए उसे आसानी से मार्स पर चला पा रहे थे। अब इसी रिवर्स ड्राइव के दौरान स्पिरिट एक जगह से गुजरता है, गर्ट्रूड वाइस, और तभी उसका वो व्हील जो मार्स की सतह पर बाकी पहाड़ियों के साथ खींच रहा था ना, वो घिसते हुए मंगल की जमीन के एक हिस्से को खुरच देता है। उस खरोंच के नीचे वैज्ञानिकों को स्पिरिट के कैमरे में एक चमकदार चीज दिखती है, जिसके बाद वैज्ञानिक स्पिरिट को मंगल ग्रह के उस जमीन के हिस्से में थोड़ा और मिट्टी की परत हटाने का कमांड देते हैं। और स्पिरिट का आर्म जब उस मिट्टी को हटाता है, तब एक भयावह चीज रिवील होती है।
क्योंकि मंगल ग्रह की इस जगह पर जमीन में छिपी ये चमकदार मिट्टी की परत और कुछ नहीं बल्कि प्योर सिलिका थी। सभी वैज्ञानिक इस खोज से चौंक जाते हैं क्योंकि मार्स पर इतनी कंसंट्रेटेड सिलिका पहली बार मिली है और अर्थ पर यह सब्सटेंस सिर्फ 2 जगह बनती है, या तो बॉइलिंग हॉट वाटर स्प्रिंग्स में या फिर एसिडिक वोल्केनिक वेंट्स में। मतलब साफ है कि मार्स पर यह जगह कभी हाई टेम्परेचर लिक्विड एनवायरनमेंट से गुजरी थी और ये वो जगह थी। और ये डिस्कवरी इसीलिए भी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि पृथ्वी पर ऐसी ही गर्म पानी वाली जगहों और समुद्री हिस्सों में कभी जीवन की शुरुआत हुई और यही इन्वायरमेंट लाइफ के लिए सबसे आइडियल माना जाता है। यानी ये खोज एक प्रूफ था कि लाखों साल पहले मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह लाइफ के लिए एक हैबिटेबल जगह था। पर क्या वहाँ जीवन मौजूद था? क्या वहाँ कोई इंटेलिजेंट एलियन लाइफ या माइक्रोबाइल लाइफ डेवलप हुई थी? वेल, इन सवालों के जवाब के लिए अब स्पिरिट को भेजा जाता है और गहराई में, कोलंबिया हिल्स के अंदर की कोर लेयर्स तक, और वहाँ उसे कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स रॉक फॉर्मेशंस मिलते हैं जिनकी परतें बिल्कुल वैसी लगती है जैसे कि प्राचीन लेक बेड्स में होती है। उन रॉक्स में सल्फर कंपाउंड्स मिलते हैं, एक और संकेत कि यहाँ कभी केमिकल रिएक्शंस हुए हैं। जिसके बाद नासा अब मंगल ग्रह पर जीवन की खोज के लिए एक नया टारगेट जोन चुनता है। होम प्लेट एक फ्लैट सर्कुलर प्लेट्यू टाइप रीजन है जो जमी हुई वोल्केनिक ऐश लेयर से बना है। इसकी चट्टानों में ट्रैप्ड बबल्स और फ्रेगमेंटरी टेक्सचर्स हैं जो दर्शाते हैं कि यहाँ कभी इंटेंस गैस एक्टिविटी हुई थी। जब स्पिरिट इन रॉक्स को एनालाइज करता है तो ये पाया जाता है कि उनमें इन एलिमेंट्स की लेयरिंग है जो स्टीम और लिक्विड के मिक्स से बनती है। यानी मंगल ग्रह पर थर्मल और एक्वस इंटरैक्शन का पक्का सबूत है। और फिर आती है वो खोज जिसने मार्स के क्लाइमेट मॉडल को हिला कर रख दिया। स्पिरिट पहुंच जाता है एक स्पेसिफिक रॉक तक जिसका नाम होता है कोमांची। जैसे स्पिरिट इसका सरफेस स्कैन करता है तो जो डेटा सामने आता है ना, वो हैरान कर देने वाला होता है। इसमें मैग्नीशियम आयरन कार्बोनेट की मैसिव कंसंट्रेशन पाई जाती है जो मार्स की किसी भी रॉक में पहले कभी भी नहीं मिली थी। ये कार्बोनेट केवल रुके हुए साफ पानी में बनता है, ना कि एसिडिक एनवायरनमेंट में। और ये वही केमिकल है जो अर्थ पर ओशियंस में बनता है जहाँ कंडीशंस स्टेबल और लाइफ फ्रेंडली होती है। यानी बाकी सब सबूतों के साथ कोमांची की रीडिंग भी ये साबित करती है कि मार्स का क्लाइमेट हमेशा आज की तरह रेडिएशन भरा और तबाही वाला नहीं था, बल्कि कभी ये ग्रह भी पृथ्वी की तरह शांत था, स्टेबल था, केमिकली बैलेंस सिस्टम था। लेकिन जब स्पिरिट मंगल की सतह पर जीवन के ये निशान खोजने में बिजी था, तभी उसकी ओर कुछ बढ़ रहा था। एक दानव जो इतना ताकतवर है जो पूरे मंगल ग्रह को भी कई बार अपनी चपेट में ले चुका है। हम बात कर रहे हैं मार्स के तूफान की, जिसे वैज्ञानिक कई बार मार्शियन डेविल भी कहते हैं। सोल 420 से 421 यह है स्पिरिट जिसकी टक्कर अब थोड़ी ही देर में एक मार्शियन डेविल स्टॉर्म से होने वाली है। पृथ्वी पर बैठा हर वैज्ञानिक ये प्रार्थना कर रहा है कि किसी भी तरह ये इस खतरे से सही सलामत बच जाए। और तभी मार्शियन स्टॉर्म तेजी से इससे टकराता है और कुछ देर के लिए सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। ये तूफान इस रोवर को पूरी तरह कवर कर लेता है, लेकिन जब तूफान हटता है ना, तब एक चमत्कार होता है, कुछ ऐसा जिसकी किसी भी वैज्ञानिक ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। क्योंकि जिस मंगल ग्रह के तूफान से वो स्पिरिट की जान बचाने की प्रार्थना कर रहे थे, उसी मंगल ग्रह के दानव ने इसे और लंबी जिंदगी का वरदान दे दिया था। एक नई जिंदगी जिसके चलते अब ये मंगल पर और भी बेटर और एनर्जेटिक वे में काम कर सकता था। पर कैसे? वेल, क्योंकि इस तूफान से पहले स्पिरिट के सोलर पैनल्स पर काफी सारी रेत जम चुकी थी, जिससे स्पिरिट की ऊर्जा पैदा करने की क्षमता करीब 60% तक आ चुकी थी। और अगर ऐसा ही रहता तो जल्द ही ये एनर्जी जनरेशन इतना कम हो जाता कि स्पिरिट चलने फिरने लायक भी नहीं रहता। पर जब मंगल का ये तूफान इससे टकराया तो इसके सोलर पैनल्स पर जमी धूल भी इस तूफान की तेज हवाओं में उड़ गई, जिससे जो सोलर पैनल्स पहले केवल 60% एनर्जी जनरेट कर पा रहे थे, उनका एनर्जी प्रोडक्शन तुरंत ही 90% से भी ऊपर तक बूस्ट हो गया। जिसके बाद नासा ने एक फैसला लिया जिसमें उन्होंने अब स्पिरिट रोवर का कंट्रोल खुद उसको ही पकड़ा दिया। यानी अब स्पिरिट के एआई को खुद मार्स पर बिना किसी इंजीनियर द्वारा रिमोटली कंट्रोल्ड हुए सफर और मार्शियन सॉइल पर स्टडी करने की इजाजत दे दी गई थी। यानी स्पिरिट खुद अब डिसाइड कर सकता था कि उसे मंगल ग्रह पर कहां जाना है और किस हिस्से की मिट्टी या पत्थर को एनालाइज करना है। लेकिन जिस चीज को वैज्ञानिक स्पिरिट रोवर को मार्स पर सालों बिताने के बाद दिया गया एक तोहफा, एक गिफ्ट समझ रहे थे, वही गिफ्ट उसके अंत का कारण बनने वाला था।
क्योंकि स्पिरिट की ड्राइव अब पहले जैसे स्मूथ नहीं है। उसका डैमेज्ड व्हील धीरे धीरे टूटकर बिखर रहा है, जिसके चलते पहाड़ियों पर चढ़ने के दौरान उसके पैरों यानी पहियों में भी फिसलन आ रही है। पर ये सभी चीजों से मार्स के इस रोवर के अंत का क्या लेना देना। तो ये कहानी शुरू होती है मंगल की इस तस्वीर से, वही मार्स की आखिरी तस्वीर जो स्पिरिट ने भेजी थी। लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले स्पिरिट ने अपने आखिरी सफर खुद तय किए, जीवन के सबूत की तलाश में एक अंतिम प्रयास। मंगल ग्रह का मौसम बदल रहा है, ठंडी हवाएं अब और ज्यादा ठंडी लगने लगी है। स्पिरिट जो अब तक हजारों तस्वीरें भेज चुका है, सैकड़ों चट्टानों की गहराई तक झांक चुका है, धीरे धीरे रुकने लगा है। हर कमांड अब उसके सर्किट्स में ज्यादा वक्त ले रही है। पावर ड्रेन, थर्मल फ्लक्चुएशंस और मैकेनिकल ड्रैग, ये सब कहीं ना कहीं संकेत दे रहे थे कि ये मार्शियन रोवर अब अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। लेकिन नासा ने इन सभी चीजों को नजरअंदाज करके एक और रिसर्च लोकेशन मार्क की, एक जटिल अनसुलझी सतह की तरफ। स्पिरिट जैसे ही वहां पहुंचता है, उसका एक पहिया अचानक धंस जाता है। जमीन ऊपर से सख्त लग रही थी, लेकिन अंदर से ये रेत जैसी ढीली थी, कमजोर, जैसे कोई पृथ्वी के रेगिस्तान हो। इस जगह का नाम बाद में रखा गया ट्रॉय। स्पिरिट ऐसे किसी भी सतह पर सेफली चलने के लिए नहीं बना था, क्योंकि इससे पहले वैज्ञानिकों को भी यकीन नहीं था कि मंगल की जमीन का कोई हिस्सा इतना ज्यादा अजीब और रेतीला होगा। आखिरकार नासा ने काफी कोशिश की स्पिरिट को इस रेत के जाल से निकालने की। उन्होंने पृथ्वी पर उस मार्स की जमीन की एग्जैक्ट रेप्लिका बनाई और अलग अलग एंगल और तरीके ट्राई करने की कोशिश की, जिससे वो स्पिरिट को मार्स की सतह में धंसने से बचा सके। लेकिन हर कोशिश मानो उल्टा पड़ रही थी। हर कोशिश के साथ वो मार्स की सतह में और ज्यादा धंसता जा रहा था और स्पिरिट का अब आधा शरीर मंगल में समा चुका था। अब ये मिशन मंगल पर किसी प्राचीन जीवन की खोज का ना रहकर इस रोवर की खुद की जिंदगी बचाने का बन चुका था, क्योंकि यहाँ अब इसे सिर्फ खतरा मिट्टी से नहीं, समय से भी था। मंगल ग्रह की हार्श सर्दियां नजदीक थी और इस समय मार्स की सतह का टेम्परेचर रात के वक्त -100 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। और फाइनली यही हुआ भी। जमीन में बुरी तरह फंसने के बाद मंगल की ठंड में स्पिरिट के कंपोनेंट्स काफी डैमेज हो गए और उसकी बैटरीज अब चार्ज नहीं ले पा रही थी, जिसके बाद नासा एक इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिवेट करता है। सिर्फ जरूरी सिस्टम को चालू रखा जाता है, बाकी सब शट डाउन कर दिया जाता है। फिर आता है सोल 2210, मार्च 2010। स्पिरिट एक लास्ट सिग्नल भेजता है। वो कोई इमेज नहीं, कोई साइंटिफिक डेटा नहीं, बस एक वीक हार्ट बीट, एक फुसफुसाहट जैसी ट्रांसमिशन और उसके बाद प्योर साइलेंस। Spirit, do you receive? Over. We have another wheel offline. Over. Spirit, do not go gentle into that good night. नासा अगले कई हफ्तों तक उसे रोज सिग्नल्स भेजता रहा, लेकिन फिर स्पिरिट का कभी कोई जवाब ही नहीं आया। फाइनली 31 मई 2011 को मिशन ऑफिशियली एंड घोषित कर दिया गया। लेकिन ये अंत सिर्फ मशीन का नहीं था, ये एक नई शुरुआत का बीज था, क्योंकि स्पिरिट के फाइनल ट्रांसमिशन के साथ जो डेटा मिला, उसने एक और सवाल उठाया। ट्रॉय की जिस मिट्टी में वो फंसा था, वहां पाए गए थे ऐसे खनिज, क्ले और सल्फेट कंपाउंड्स जो केवल लंबे समय तक पानी में डूबे रहने से बनते हैं। यानी स्पिरिट का आखिरी पल भी एक नई खोज बना। वो जगह जो बाहर से एक ट्रैप लगती थी, अंदर से मार्स के वाटरी पास्ट की स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूफ थी। उसके काम से जो टेक इनसाइट्स मिले थे ना, वो बाद के सभी मार्स रोवर में शामिल किए गए। क्यूरियोसिटी के एडवांस ड्रिल सिस्टम्स, परसिवियरेंस के एआई नेविगेशन सर्किट्स और यहाँ तक कि इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर की ऑटोनोमी एल्गोरिदम्स भी स्पिरिट से सीखे गए लेसन्स पर आधारित है। नासा ने स्पिरिट के बारे में एक लाइन कही थी, इट डिडंट जस्ट एक्सप्लोर मार्स, इट शोड अस व्हाट करेज लुक्स लाइक ऑन अनदर वर्ल्ड। आज स्पिरिट कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी खामोशी में वो सच्चाई छुपी है जो किसी किताब में नहीं मिलती। एक एलियन प्लेनेट पर छोड़ी गई इंसानी जिज्ञासा की सबसे शांत लेकिन सबसे ज्यादा बोलती हुई आवाज। और इस तारीख
2269 दिन यानी 6 साल 77 दिन तक इंसानों द्वारा बनाई गई इस मशीन ने मंगल के इस हार्श एलियन एनवायरनमेंट में अपनी आखिरी सांसें ली। इसके ही बदौलत हमें ये प्रूफ मिल पाया कि आज जो बंजर दिखने वाला ये मार्स ग्रह कभी ऐसे नीले पानी से भरा पृथ्वी की तरह दिखता था। अब स्पिरिट रोवर के लिए इस वीडियो को 1 लाइक करना तो बनता है। आपको कैसे लगी स्पिरिट रोवर की ये प्रेरणादायक सफर, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अब इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके अंदर भी एक उम्मीद जागी है तो इस वीडियो में थैंक्स स्पिरिट जरूर लिखना। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है प्लैनेट मॉल्डैक के बारे में। प्लैनेट मॉल्डैक की स्टोरी है उस प्लैनेट के बारे में जो मार्स और जुपिटर के बीच में कभी एग्जिस्ट किया करता था। और मंगल ग्रह असल में पहले कोई ग्रह नहीं बल्कि एक चांद हुआ करता था इस ग्रह का। लेकिन फिर प्लैनेट मॉल्डैक का क्या हुआ, उसके साथ क्या घटना घटी, जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।